नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी कानपुर के यूट्यूब चैनल पर। सो गाइज, आप सभी लोग जान चुके हैं कि आपके एग्ज़ाम 6 जुलाई से स्टार्ट हैं। 20 से 22 दिन का समय आपके पास में बचा हुआ है। तैयारी आप लोग कंटिन्यू कर दो, बहुत कम टाइम आपको मिलने वाला है और एग्ज़ाम आपके 6 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे क्रॉप फिजियोलॉजी, जो कि बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर वाले बच्चों का पहला पेपर होगा। तो इस वीडियो में हम बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके बीच में, इसलिए वीडियो पर एंड तक आप लोग बने रहना। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ दोस्तों में शेयर करना। पहला क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा C4 पौधा है। आपको बताना कि C4 पौधा कौन सा है, गेहूँ, सोयाबीन, धान या फिर मक्का। राइट जवाब क्या हो जाएगा इसका? आंसर करेक्ट हो जाएगा मक्का। क्या होता है कि जो C4 पौधे होते हैं उनके पत्तियों की चौड़ाई ज़्यादा होती है, पौधे की ऊंचाई ज़्यादा होती है और पौधे का जो बायोमास होता है, जो पौधे का वजन होता है, शारीरिक भार होता है, वो भी ज़्यादा होता है। जबकि आप गेहूं का देखोगे, गेहूं की पत्तियों की चौड़ाई बहुत कम होती, पौधा छोटा होता है। ठीक ऐसे ही धान का, ठीक ऐसे ही सोयाबीन का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से पौधे C4 में आते हैं, कौन कौन से पौधे C3 में आते हैं। तो C4 की बात करी जाएगी तो गन्ना, मक्का है ना, साइप्रस है मतलब मोथा, और चौलाई है। इसके अतिरिक्त C4 में गन्ना भी आता है। C4 में क्या आता है? गन्ना भी आता है। ज्वार बाजरा ये भी किस में आते हैं? ये भी C4 में आते हैं। जो ज्वार बाजरा है यही किस में आते हैं? C4 में। तो गन्ना है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, चौलाई है, साइप्रस है, ये सारे क्या हैं? ये सारे C4 प्लांट होते हैं। इसके बाद C3 में कौन कौन से आते हैं? जैसे गेहूँ है, धान है, सोयाबीन है, मूंगफली है, अरहर है, मटर है, साथ ही साथ कपास भी आता है इसमें। इसमें आलू भी आता है ना, इसमें बथुआ भी आता है। तो ये सब कैसे हैं? ये सब C3 प्लांट होते हैं। अब हम बात करें कैम पौधे क्या होते हैं। कैम प्लांट कौन कौन से होते हैं? तो नागफनी है, एलोवेरा है, अगेव है, कैक्टस है, प्याज और लहसुन है। कौन कौन से? प्याज और लहसुन है, गौरपाठा है, अर्किड है। ये सारे कैसे होते हैं? ये सारे कैम प्लांट होते हैं। कैसे होते हैं? कैम प्लांट। कैम प्लांट वे होते हैं जिसमें जो रंध्र होते हैं यानी जो स्टोमेटा होते हैं रात्रि में खुलते हैं। कब खुलते हैं? रात्रि में। जो स्टोमेटा है वो कब कब खुलते हैं? रात्रि में। कैम पौधे में क्या स्टोमेटा कब खुलते हैं? रात्रि में, और दिन में बंद रहते हैं। ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडिएशन रिफ्लेक्टिंग एंटी ट्रांसपायरेंट? सबसे पहले जानेंगे कि एंटी ट्रांसपायरेंट क्या होते हैं। एंटी ट्रांसपायरेंट हम उसको बोलते हैं जो ट्रांसपायरेशन यानी बाष्पोत्सर्जन की दर को कम करते हैं या बाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होने नहीं देते हैं। तो इस प्रकार के जो केमिकल्स प्रयोग में लाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? एंटी ट्रांसपायरेंट। प्यारे बच्चों, क्या कि जो शुष्क भूमियाँ हैं जहाँ पे पानी की कमी है, और हम सभी लोग जानते हैं कि पौधा 99% तक जो जल है वो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा हानि मतलब लॉस कर देता है। मान लीजिएगा पौधे ने 100% पानी एब्जॉर्ब किया, अवशोषण किया, उसमें केवल 1% ही पौधे उपयोग में ले पाते हैं और बाकी 99% पानी बाष्पीकरण या बाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो है उसकी हानि हो जाती है। तो अब जब सूक्ष्म भूमि में अगर कोई पौधे उगाए जा रहे हैं, खेती की जा रही, वहाँ पर तो पानी की समस्या है, तो कोशिश करी जाती कि बाष्पोत्सर्जन की दर कम से कम हो। इसलिए कुछ केमिकल्स, कुछ रसायन प्रयोग में लाए जाते हैं जो बाष्पोत्सर्जन की दर को कम कर देते हैं। उनको क्या बोलेंगे? एंटी ट्रांसपायरेंट। तो रिफ्लेक्टिंग टाइप की हमसे बात कर रहा है कि रिफ्लेक्टिंग टाइप के केमिकल्स कौन कौन से होते हैं। वैसे 4 प्रकार से इन्हें बांटा जाता है: स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप, रिफ्लेक्टिंग टाइप,
फिल्म फॉर्मिंग टाइप और ग्रोथ रिटार्डेंट टाइप। तो हमसे रिफ्लेक्टिंग टाइप का पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योलिन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बाकी अगर पूछा जाए कि ग्रोथ रिटार्डेंट कौन से होते हैं, जो वृद्धि को कम कर देते हैं, जैसे प्लांट की वृद्धि को ही रोक देंगे, तो ग्रोथ रिटार्डेंट का एग्जाम्पल क्या होता है? ट्रिपल सी बोलें तो साइकोसिल। इसी प्रकार से जो है, इसी प्रकार से एक होता है फिल्म फॉर्मिंग टाइप। फिल्म फॉर्मिंग टाइप की बात करी जाएगी तो मोबी लीफ है। और अगर बात करी जाएगी स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप, ऐसे रसायन जो स्टोमेटा को बंद कर देते हैं उनको बोलते हैं पीएमए यानी फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट। तो स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप के जो केमिकल्स होते हैं, स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप के जो केमिकल्स होते हैं उसका एग्जांपल क्या है? फिनाइल मर्क्यूरी एसीटेट, या इसी को शॉर्ट में बोलते हैं पीएमए। देखो भाई, वीडियो पूरा वॉच करना, वीडियो पूरा वॉच करना शुरू से लेके अंत तक, और जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ उनको आप कॉपी पर नोट कर लेना। यकीन मानिएगा 4 से 10 15 सवाल सीधे एग्जाम में आपके पूछ लिए जाएंगे, इसलिए वीडियो तो स्किप मत करना यार। वीडियो पर आ चुके हैं तो पूरा वीडियो देखना, और जब पेपर देना तब आप देख लेना कितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए। नेक्स्ट, वाष्पोत्सर्जन किस पौधे या भाग में सर्वाधिक होता है? मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन अकर्स इन विच प्लांट? तो हम सभी लोग जानते हैं जो मीजोफाइटिक प्लांट होते हैं, किस प्रकार के पौधे? मीजोफाइटिक प्लांट का मतलब ये होता है ऐसे पौधे जहाँ ये उगाए जाते हैं, ऐसे पौधे जहाँ ये उगाए जाते हैं वहाँ पर जलवायु एक समान रहती है, यानी एक मध्यम जलवायु यहाँ पे पाई जाती, ना तो ज़्यादा सर्दी, ना तो ज़्यादा गर्मी, ना तो ज़्यादा बरसात। तो ऐसे स्थानों पर जो ट्रांसपायरेशन है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो मीजोफाइटिक प्लांट यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इन प्लांट डिपेंड्स ऑन। अभी मैंने बताया इससे पहले, किस पर डिपेंड्स होंगे ये डिपेंड्स होते हैं वाष्पोत्सर्जन पर, क्योंकि जो रंध्र होते हैं वो स्टोमेटा के खुलने और बंद होने पर ही निर्भर करते हैं। तो इस प्रकार जो केमिकल यूज में लाए जाते हैं, जैसे पीएमए है ना, एट्राजीन है, ये कैसे होते हैं? ये स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप के केमिकल्स होते हैं। तो इन्हीं पर डिपेंड करेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन इस प्रश्न का राइट जवाब है। नेक्स्ट, फोटोसिंथेटिक रेट आर हायर इन द, यानी जो प्रकाश संश्लेषण की दर है वो किस प्रकार के पौधों में ज़्यादा होती है, सर्वाधिक होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की बात करी जा रही है ना, और प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? मुख्य रूप से पत्ती जिम्मेदार होती हैं। अब C3 में क्या है? पत्तियों की चौड़ाई बहुत कम होती है, जैसे गेहूं में देखो आप कितनी चौड़ाई कम होती है पत्तियों की, बहुत छोटी छोटी पत्ती होती हैं। वहीं पे आप मक्का को देखिए, पत्ती कितनी बड़ी होती है, गन्ना की पत्ती कितनी बड़ी होती है। तो ये C4 में आते हैं। तो यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा C4 प्लांट, यानी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए राइट है। देखो C4 पौधों में किसकी मात्रा ज़्यादा होती है? C4 पौधों में क्या ज़्यादा होता है? तो हम बताएंगे प्रकाश संश्लेषण सर C4 पौधों में ज़्यादा होता है। अच्छा, अब हम कहें कि जो प्रकाश श्वसन है वो किस में ज़्यादा होता, तो आपको बताना C3 पौधे। अगर पूछा जाए कि प्रकाश श्वसन किन पौधों में ज़्यादा होता तो आप बताएंगे C3 पौधों में। अच्छा, अगर हम कहें कि जल उपयोग क्षमता किन की ज़्यादा होती है, तो जब आपसे पूछे कि जल उपयोग क्षमता यानी वाटर यूज इफिशियंसी किस प्रकार के पौधों की ज़्यादा होती है, तो आपको बताना केम प्लांट। डाउनवर्ट मोमेंट ऑफ सिंथेसाइज्ड कार्बोहाइड्रेट इन लीव्स। सीधे कुल मिला के आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो हमारा प्लांट है उसमें कार्बोहाइड्रेट या फिर जो भोजन का संचय है वो एक पार्ट से पौधे के पूरे भाग में किसके द्वारा फैलता है? पत्तियों में संश्लेषित कार्बोहाइड्रेट किसके द्वारा नीचे की तरफ जाता है? तो फ्लोएम। जबकि हमसे जल की बात करेंगे तो जाइलम, क्योंकि पौधों में जल संवहन का काम कौन करते हैं? जाइलम। और खाद्य सामग्री या खाद्य संवहन का काम कौन करेंगे? फ्लोएम। नेक्स्ट,
बेंडिंग ऑफ प्लांट्स टुवर्ड्स द लाइट इज कॉल्ड। प्रकाश की ओर पौधों के झुकाव को क्या कहते हैं? तो जो प्रकाश की ओर अगर प्लांट्स का मूव है, झुकाव है, तो उसको बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है ना। और जैसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की तरफ अगर है, गुरुत्वाकर्षण की तरफ है, तो उसको क्या बोलेंगे? जियोट्रॉपिज्म बोलेंगे। अगर जल की तरफ ज़्यादा झुकाव कर रहे पौधे, तो उसे क्या बोलेंगे? हाइड्रोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टू डे लेंथ इज नोन एज। दिन के समय की अवधि से पौधों पर होने वाले प्रभाव को क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं फोटो पीरियोडिज्म। क्या कहते हैं इसे? फोटो पीरियोडिज्म। और जो फोटो पीरियोडिज्म जो टर्म है, ये किसने दिया था? जो शब्द है, जो टर्म है, किसने दिया था? तो गार्नर। किसने दिया था ये? गार्नर और अलार्ड। गार्नर और अलार्ड ने दिया था ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि फोटो पीरियोडिज्म टर्म किसने दिया, तो आपको बताना गार्नर और अलार्ड। और फोटो पीरियोडिज्म के आधार पर पौधों को 3 टाइप्स में बांटा जाता है। एक शॉर्ट डे प्लांट, एक लॉन्ग डे प्लांट, और एक डे न्यूट्रल प्लांट। अब देखो, आप शॉर्ट डे में क्या होता है? ऐसे पौधे जिनको प्रकाश की कितने घंटे आवश्यकता पड़ती है? 12 से 14। ऐसे पौधे जिनको प्रकाश की 12 से 14 घंटे तक की आवश्यकता होती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं शॉर्ट डे प्लांट। और जिनको 14 घंटे से अधिक प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, उनको बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट। और जिनको प्रकाश का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, चाहे 14 घंटे से कम मिले चाहे ज़्यादा मिले, उनको बोलते हैं डे न्यूट्रल प्लांट। तो डे न्यूट्रल में जैसे अपना टमाटर आ जाता है, सूरजमुखी आ जाता है, कपास आ जाता है, ये कैसे होते हैं? डे न्यूट्रल प्लांट होते हैं। शॉर्ट डे में जनरली खरीफ की क्रॉप्स आती हैं। शॉर्ट डे में कौन कौन सी आई? जनरली खरीफ की क्रॉप आती हैं। ठीक है ना। जैसे धान है, ये शॉर्ट डे में चली जाएगी। ठीक लॉन्ग डे की बात करी जाएगी, जैसे गेहूँ है ना। ये कैसा है? लॉन्ग डे प्लांट है। लॉन्ग डे में जनरली रबी की क्रॉप्स आती हैं। नेक्स्ट। द फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन C4 प्लांट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि C4 पौधों में पहला कार्बन डाइऑक्साइड स्वीकृत करता है। देखो, एक पौधे होते हैं C3 टाइप्स के और C4 टाइप के। तो C4 टाइप में जो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को स्वीकार करता है या एक्सेप्ट करता है या रिसीव करता है, वो कौन होता है? तब वो होते हैं फास्फोनाइल पायरूवेट। इसी को बोलते हैं PEP। ध्यान रखना आप, C4 पौधों में जो है कार्बन डाइऑक्साइड के जो एक्सेप्टर का काम करेगा, कौन करेगा? PEP यानी फास्फोनाइल पायरूवेट। और जबकि C3 प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सेप्टर का काम कौन करेगा? राइबोलोज 1,5 डाइफास्फेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको शॉर्ट में बोल देते हैं RUBP। तो इतना आप ध्यान रखना कि C4 पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड को कौन अवशोषित करता है? तो PEP, फास्फोनाइल पायरूवेट। C3 पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड को कौन अवशोषित या एक्सेप्ट करता है? तो आपको बताना RUBP। RUBP का पूरा नाम राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट। अच्छा, एक प्रश्न और बनता है कि C4 पौधों में प्रथम स्थिर उत्पाद क्या है? C4 पौधों में, तो C4 पौधों का जो प्रथम स्थिर उत्पाद वो क्या होता है? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। या फिर ऑप्शन ऐसा भी लिख के आ सकता है 4OAA। 4 का मतलब होता है, क्योंकि 4 कार्बन से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको बोलते हैं 4 ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो C4 का प्रथम स्थिर उत्पाद हो गया। अब हमसे अगर पूछा जाए कि फास्फोग्लिसरिक एसिड, उसको बोलते हैं PGA।
और ये जो होता है ये C3 प्लांट का जो है प्रथम स्थिर उत्पाद होता है। तो इतनी बात आप याद रखना। वीडियो एक बार नहीं 2 से 3 बार बढ़िया से देख लेना। परीक्षा में क्वेश्चंस 101% मिलेगा, इसलिए जो है पूरा वाच करना शुरू से लेके अंत तक। आगे एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। जो ग्लाइकोलिसिस है, अगर पहले तो यही जानो आप कि जो ग्लाइकोलिसिस क्रिया ये होती कहाँ पे है, तो आपको जानना कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य यानी जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कहाँ पे होती है, तो ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में। ठीक है ना। अच्छा, अब ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या है, तो पायरूविक एसिड। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्या है अंतिम उत्पाद? पायरूविक एसिड। एक प्रश्न और आता है कि ग्लाइकोलिसिस क्रिया में कितने एटीपी का उत्पादन या फिर एटीपी का लाभ होता है, तो आपको बताना 2 एटीपी। अगर आपसे पूछे कि ग्लाइकोलिसिस जो क्रिया है इसमें कितने एटीपी का शुद्ध लाभ होता है, तो आपको बताना 2 एटीपी। एटीपी का मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्सरी उगाने की डेपोंग विधि किससे संबंधित है, तो धान से संबंधित है। नर्सरी उगाने की डेपोंग विधि किससे संबंधित? धान से। और यह विधि भारत में कहाँ से आई थी? यह विधि भारत में किस देश से आई थी, तो फिलीपींस से आई थी। कहाँ से आई थी भैया? फिलीपींस से आई थी इंडिया में। ठीक है। और इसको जो है सबसे पहले इसको किस राज्य ने अपनाया था, तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भारत का ऐसा राज्य था जिसने सबसे पहले डेपोंग मेथड को एडॉप्ट किया था। डेपोंग विधि से क्या होता है, 12 से 14 दिन में नर्सरी तैयार हो जाती है। कितने दिन लगते हैं? 12 से 14 दिन। बीज दर कितनी पड़ती है? बीज दर तो 1.5 से 3 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर, मतलब 1.5 से 3 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर बीज की आवश्यकता पड़ती है। और कुल जो नर्सरी का क्षेत्रफल होगा 25 से 30 वर्ग मीटर, यानी 25 से 30 वर्ग मीटर की जो नर्सरी है वो 1 हेक्टेयर में रोपाई करने के लिए पर्याप्त होती है। इस प्रकार 1 हेक्टेयर में अगर बीज दर की बात करिए तो 75 से 90 किलोग्राम पर हेक्टेयर। और इसको मैट टाइप नर्सरी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? डेपोंग विधि को मैट टाइप नर्सरी के नाम से जानते हैं, क्योंकि जब नर्सरी तैयार की जाती है तो इसको मृदा पर नहीं उगाते हैं, यानी बिना मृदा के पौध तैयार करने की विधि है डेपोंग विधि। ठीक है। चलिए फिर इस क्लास को यहीं पे रखते हैं, फिर एक नई क्लास में मिलेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। थैंक यू।